हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्लांट ब्रीडिंग में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोले तो परागण। देखो पॉलिनेशन क्या होता है। जनरली जैसे मान लो कि ये प्लांट है, इसका ये फ्लावर है और इस पे ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरा अपने बात करें, इसी प्लांट का मान लो कि ये दूसरा फ्लावर है, ये इसके मेल पार्ट है और बीच में ये जैसे मान लो कि फीमेल पार्ट है। एक प्लांट ही अलग है, उस पे फ्लावर है, ये इसका ये मेल पार्ट है और इसका ये फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो देखो ये जो मेल पार्ट है यानी परागकोश जो है, उसके अंदर परागकण होते हैं यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो मेल गैमेट्स है, नर युग्मक है, ये वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। ये मादा भाग है, ये मादा की वर्तिकाग्र है जिस पर पोलन गिरते हैं जाकर। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। पोलन का स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाएगा? पोलिनेशन कहलाएगा। ये पोलन इस सेम फ्लावर की सेम स्टिग्मा पर यानी इसी फूल की इसी वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं, इसी पौधे के दूसरे फूल की दूसरी वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं। इस फूल के परागकण पोलन जो है वो दूसरे पौधे के फ्लावर की स्टिग्मा पर यानी दूसरे पौधे के फूल की वर्तिकाग्र पर भी गिर सकते हैं। ये परागण कहलाता है, ठीक है। तो अपने सिंपली क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना यानी पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। सिंपली अगर अपने इसको डिफाइन किया जाए तो, ठीक है। अब ये जो परागण है, ये परागकण है किसके और गिरते किस पे हैं, इसके आधार पर अपने परागण को, पॉलिनेशन को तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण और तीसरा अपना होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन यानी बहुधा परपरागण होता है। सबसे पहले हम बात करें स्वपरागण की, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। मैंने यहां पे ये प्लांट बनाया ना, इस प्लांट में इसका जो फूल है इसके खुद के परागकण, ये जो प्लांट है इसका जो एक फूल है इसी फूल के परागकण यानी इसी फ्लावर के पोलन अगर इसी की स्टिग्मा पर गिरते हैं, इसी की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो स्वपरागण है। अगर इसके परागकण इसी पौधे के दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यानी ये यहां आकर गिरते हैं तो भी स्वपरागणी है, सेल्फ पॉलिनेशन है। तो अपने सिंपली कह सकते हैं, साधारण भाषा में कह सकते हैं, किसी पौधे के फूल के परागकण उसी पौधे के फूल की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। इस डेफिनेशन पे गौर करने वाली बात है, हम बहुत लाइटली सुन लेते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस फूल के परागकण, ये एक जो फ्लावर है, इसके जो पोलन है वो इसी की वर्तिकाग्र पर गिरे तो ये तो स्वपरागण है, लेकिन इसी पौधे के दूसरे फूल की वर्तिकाग्र पर गिरे तो भी उसको अपने स्वपरागण की ही श्रेणी में रखा जाता है। तो यहां तक जो ट्रैवलिंग हो रही है उसको अपने क्या बोलेंगे? स्वपरागण ही बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे। लेकिन अगर एक पौधे के फूल के परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यानी उसी पौधा सेम ही है, उसके एक फ्लावर के जो पोलन है वो उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको गिटेनोगेमी बोल दिया जाता है। क्या बोल देंगे अपने उसको? गिटेनोगेमी है, वो स्वपरागणी सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन उसको अपने क्या बोलेंगे? गिटेनोगेमी बोलेंगे। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर सेम फूल पे गिरते हैं तो भी स्वपरागण, उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरते हैं तो भी स्वपरागण, लेकिन एक फूल से दूसरे फूल पे गिरते हैं, पौधा सेम ही होता है, तब अपने उसको क्या बोल देते हैं? गिटेनोगेमी बोल देते हैं, लेकिन आता स्वपरागण की ही कैटेगरी के अंदर है। अब दूसरी बात, ये जो पौधा है इसके परागकण दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। पौधा नंबर एक, पौधा नंबर दो, एक नंबर पौधे के पोलन गे और दूसरे दो नंबर पौधे का जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पर जाकर गिर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं, तब अपने उसको क्या बोल देते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण बोल देते हैं। कहने का मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे तक पोलन अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको अपने क्या बोल देंगे? परपरागण बोल देंगे साधारण भाषा में, मैं यहाँ किताबी भाषा की बात नहीं कर रहा। तो यह हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तीसरी जो कैटेगरी थी वो थी अपनी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन यानी बहुधा परपरागण।
जिसमें स्वपरागण भी होता है और परपरागण भी होता है, दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, बहुधा परपरागण बोल देते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। देखो सारी कंडीशनें इसमें नॉर्मल है, स्वपरागण होना था, लेकिन सारी कंडीशनें नॉर्मल है, इसलिए कुछ परागण उड़कर दूसरे पौधे पर भी चले जाते हैं, तो कभी कभार परपरागण भी होता रहता है। तो स्वपरागण भी हो रहा है, परपरागण भी हो रहा है, इसलिए अपने इसको क्या बोल दिया, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। तीन कैटेगरी हो गई, एक स्वपरागण, दूसरी परपरागण, और तीसरी कौन सी हो गई अपने, बहुधा परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो एक बार अपने और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के परागकण इसी पर गिरने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह के वाहक की जरूरत नहीं है, यानी परागकणों को ले जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप फ्लावर का डायग्राम देखते हो, जैसे ये बीच में आप देखते हो, ये वर्ती सॉरी स्त्री केसर है, यानी फीमेल पार्ट है, और ये मेल पार्ट होता है, ये एंथर होता है। यहां से जैसे स्फुटन होता है, यानी ये परागकोश फटता है, तो परागकण निकल कर किस पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही परागकोश फटा, स्फुटन बोल देते हैं उसको ना, जैसे ही फटा वर्तिकाग्र पर पहुंच गए और ये पॉलिनेशन हो जाता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये नोट करो, जो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन में बताया था, गिटेनोगेमी, ये परागकण दूसरे फूल तक जा रहे हैं। यहां पे मान लो कि फ्लावर नंबर 2 है, ये फ्लावर नंबर 2 है, मान लो कि स्फुटन से परागकण इधर उधर गिरे, तो कुछ इसके नीचे फूल था, उस पर भी जाकर ये परागकण गिर सकते हैं। तो स्वपरागण में किसी भी तरह के कोई भी वाहक की जरूरत नहीं होती है, वेक्टर की जरूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिसमें गिटेनोगेमी हो सकती है, जिसमें गिटेनोगेमी स्वपरागण में, तो उसमें फिर परपरागण भी तो हो सकता है। ये परागकण इस पर जाके गिर सकते हैं, तो दूसरे पौधे के भी तो परागकण इस पर आके गिर सकते हैं। तो गिटेनोगेमी एश्योर नहीं है पूरी तरह से कि इसमें स्वपरागण ही होगा। रिजल्ट की बात कर रहा हूं, गिटेनोगेमी को स्वपरागण की श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन जिसमें गिटेनोगेमी देखने को मिल रहा है उसमें स्वपरागण हो ये जरूरी नहीं है, उसमें कुछ परपरागण भी देखने को मिल सकता है, यानी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें गिटेनोगेमी देखने को मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्वपरागण, स्वपरागण में किसी तरह के वाहक की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं परपरागण, एक पौधा यहां पे है, एक पौधा यहां पे है, तो अब क्या है, यहां के जो परागकण है उनको यहां तक ट्रेवल करना है, यहां तक उनको दौड़ के जाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। तो अब ये यहां तक ट्रेवल करेंगे तो इन्हें किसी ना किसी वाहक की तो जरूरत पड़ने वाली है, बिना वाहक के तो ये नहीं पहुंचने वाले। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इनको किसी ना किसी वाहक की जरूरत पड़ती है, बिना वाहक के ये नहीं पहुंचने वाले हैं। तो ये वाहक अलग अलग हो सकते हैं। देखो परागकण एक पौधे से, एक नंबर पौधे से 2 नंबर, कोई से भी पौधे पे जा सकते हैं, ये तो सिंपल समझाने के लिए। हवा के द्वारा भी पहुंच सकते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो परागकण है वो हवा द्वारा भी पहुंच सकते हैं। अगर हवा द्वारा परागण होता है तो उसको विंड पॉलिनेशन या फिर एनिमोफिलस बोल दिया जाता है, विंड पॉलिनेशन या फिर क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। और जिन पौधों में हवा द्वारा परागण होता है या विंड पॉलिनेशन होता है, या मैं बोलूं कि एनिमोफिलस होता है, वो पौधों के अंदर फूल ज्यादातर रंगहीन होते हैं, यानी कलरलेस फ्लावर होते हैं, और जो उनके पोलन होते हैं वो ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं, लाइट वेट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। हवा चलने से, हल्की हवा चलने से ही वो काफी टाइम तक हवा में सस्पेंशन के रूप में, निलंबन के रूप में बने रहते हैं, और काफी दूरी तय करके कई पौधों तक पहुंच जाते हैं। तो ये हवा द्वारा जो परागण होता है उसके करैक्टर होते हैं, यानी एनिमोफिलस के करैक्टर होते हैं। दूसरा मैं बात करूं कि ये जो वाहक है ये कीट भी हो सकते हैं। देखो कीट बोले तो इंसेक्ट, यहां जैसे एक कीट आया एक नंबर पौधे से, वो 2 नंबर पौधे पे गया, 3 नंबर पौधे पे गया, 4 नंबर पौधे पे गया, तो उसके साथ परागकण चिपक गए, और वो 2 नंबर पौधे, 3 नंबर पौधे और 4 नंबर पौधे की जो वर्तिकाग्र है उस पर पहुंच गए। तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो परागकण पहुंचे वो किसके द्वारा पहुंचे हैं, कीटों के द्वारा पहुंचे, इंसेक्ट के द्वारा पहुंचे हैं। और जिनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, कीटों के द्वारा पॉलिनेशन होता है, उनको इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एंटमोफिलस बोल दिया जाता है। और देखो सबसे ज्यादा जो पोलिनाइजर है, जो सबसे ज्यादा पोलिनाइजर के रूप में अपने काम में लेते हैं वो हनी बी है, मधुमक्खी है। और भी एग्जांपल मिल जाएंगे, जैसे मैं बात करूं मैंगो के अंदर, आम के अंदर हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी देखने को मिल जाती है, या फिर मैं अंजीर के अंदर बात करूं तो अंजीर के अंदर वास्प यानी भर जिसको आप बोलते हैं, उसके द्वारा भी परागण देखने को मिलता है। लेकिन ज्यादातर फसलों में परागण अगर कीटों द्वारा अपनी बात करें तो किसके द्वारा देखने को मिलता है, मधुमक्खी के द्वारा देखने को मिलता है, हनी बी के द्वारा देखने को मिलता है।
और जिन पौधों के अंदर कीटों द्वारा परागण होता है उनके फूल रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड होते हैं इसलिए उनकी तरफ इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं। इनके अंदर नेक्टर होता है, उसको चूसने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो हनी बी है, मधुमक्खी या दूसरा इंसेक्ट है, वो बार बार विजिट करेगा, बार बार आएगा, एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा। ठीक है, तो इनके जो फूल होते हैं उसमें नेक्टर होता है। इनके जो परागकण होते हैं उनपे जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, जैसे इंसेक्ट फ्लावर पे बैठता है तो ये परागकण उस इंसेक्ट के चिपक जाते हैं। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो ये परागकण उसकी वर्तिकाग्र पर मतलब गिर जाते हैं और इस तरह से परागण देखने को मिलता है। तो दूसरा यहाँ पे अपना जो वाहक वेक्टर है वो इंसेक्ट हो सकता है, कीट हो सकता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ पक्षी भी हो सकते हैं, कुछ बर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर बर्ड्स द्वारा पॉलिनेशन होता है, पक्षियों द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उसको अपने बर्ड पॉलिनेशन या फिर उसको बोल देते हैं अपने ऑरेंथोफिलस बोल दिया जाता है। ऑरेंथोलॉजी पक्षियों की जिसमें स्टडी की जाती है वो ऑरेंथोलॉजी, उसी नाम से हमने ऑरेंथोफिलस याद रख लिया। कीटों के परागण को अपने एंटमोफिलस बोलते हैं और कीटों की स्टडी है वो किसमें की जाती है, एंटमोलॉजी में की जाती है। और हवा की गति अपने एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं, तो उससे अपने याद रख लें हवा द्वारा जो परागण है उसको अपने क्या बोल देंगे, एनीमोफिलस। जिस तरह से आप याद रख सकें वो तरीके बता रहा हूं। कई बार पक्षी भी क्या करते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं, जैसे तोता है, चिड़िया है, ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाते हैं तो इनके साथ कुछ परागकण चिपक जाते हैं। इनके साथ कुछ परागकण चिपक जाते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते समय उस पर गिर जाते हैं, तो उसको अपने पक्षियों द्वारा परागण बोलते हैं या ऑरेंथोफिलस बोलते हैं। जैसे इसके एग्जांपल की बात करूं, जो जंगली केला होता है जिसके अंदर सीड होते हैं उसकी बात कर रहा हूं, तो जंगली केले के अंदर भी देखने को मिलता है अनानास, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर भी इस तरह का एग्जांपल देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो अजय वाहक है, वेक्टर है, ये कई बार जंतु भी हो सकते हैं। ठीक है, जंतु में अगर मैं बात करूं तो जंतु में हम भी तो हो सकते हैं। हम खेत में जाते हैं, पौधों के पास से निकलते हैं, कुछ परागण हमारे चिपक के दूसरे फ्लावर तक पहुंच सकते हैं। कुछ भेड़ें या भैंसे या गाय चराई के लिए ले जाते हैं। कोई भी जंतु है वो जब वो पौधों के पास से निकलता है तो उसके परागण चिपक जाते हैं, दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। अगर जंतुओं द्वारा परागण होता है यानी एनिमल्स के द्वारा अगर परागण होता है तो उसको अपने जूफिलस बोलते हैं। सिंपल सा याद रखने का तरीका, एनिमल्स की, जंतुओं की स्टडी किसमें की जाती है, जूलॉजी के अंदर की जाती है। तो अगर जंतुओं द्वारा परागण होता है तो अपने उसको क्या बोल देते हैं, जूफिलस बोल दिया जाता है। कई बार ये जो एजेंट है ये पानी भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। जैसे मान लो कि पानी में लगने वाले कुछ पौधे हैं, पानी में लगने वाले पौधे, जैसे मैं बात करूं वाटर चेस्टनट जिसको बोल देते हैं, सिंघाड़ा जिसको आप बोल देते हो, तो इस तरह के जो पौधे होते हैं तो इनके परागण पानी पे गिर जाते हैं ना, पानी पे गिर जाते हैं तो ये पानी के साथ तैरते हुए दूसरे पौधे के फ्लावर तक पहुंच जाते हैं और इनमें परागण हो जाता है। तो इस तरह का अगर परागण है तो उसको अपने क्या बोल देंगे, हाइड्रोफिलस। तो कहने का मतलब क्या है, जो पर परागण है, क्रॉस पॉलिनेशन है, उसमें एक पौधे के फ्लावर से दूसरे पौधे के फ्लावर तक पोलन को जाने के लिए किसी न किसी वेक्टर की जरूरत होती है, किसी न किसी वाहक की उनको जरूरत पड़ती है। तो ये वाहक हवा हो सकती है यानी विंड हो सकती है। अगर विंड द्वारा होता है तो अपने इसको विंड पॉलिनेशन या हवा द्वारा परागण या एनिमोफिलस बोल सकते हैं। ये वाहक कीट हो सकते हैं। अगर कीटों द्वारा परागण है तो इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एंटमोफिलस बोल सकते हैं। ज्यादातर जो पॉलिनाइजर काम में लेते हैं, मैंने बताया था सबसे पॉपुलर एग्जांपल है इसका हनी बी। उसके अलावा भी मैंने कुछ एग्जांपल बताए, जैसे हाउस फ्लाई मैंगो के लिए बता दिया, या वास्प या भर या आपको अंजीर के लिए बता दिया। अगर पक्षियों द्वारा परागण होता है तो उसको ऑरेंथोफिलस या बर्ड पॉलिनेशन बोल देते हैं। जंतुओं द्वारा परागण होता है, एनिमल द्वारा परागण होता है तो उसको अपने जूफिलस बोल दिया जाता है। उसके अलावा अगर पानी के द्वारा परागण होता है तब अपने उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोफिलस बोल देते हैं, यानी जल द्वारा परागण बोल दिया जाता है। तो ये है अपने क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तीसरा था अपने ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। सब स्थितियां नॉर्मल है, स्वपरागण भी हो रहा है, पर परागण भी हो रहा है, जिसमें स्वपरागण और पर परागण दोनों ही देखने को मिले उसको अपने क्या बोल देते हैं, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं, यानी बहुधा पर परागण बोल देते हैं। कुछ स्थितियां स्वपरागण जैसी है, कुछ स्थितियां इसमें पर परागण जैसी है, इसलिए इसमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए अपने इसको क्या बोल दिया, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन या बहुधा पर परागण बोल दिया। ये तीन कैटेगरी के, तीन तरह के परागण हो गए, तीन तरह का पॉलिनेशन हो गया। अब अपने क्या है, ऐसे बोल लेते हैं ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो इनका स्टैंडर्ड क्या रहता है, देखो इनके स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो अपने यहां पर देख सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। देखो अगर कोई क्रॉप है
जिसमें 5% तक, अगर कोई क्रॉप है जिसमें 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बाकी सेल्फ पॉलिनेशन मोर देन 95%, यानी 95% से ज्यादा आपको सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। कई बार ये बात, कई बुक्स है, कई राइटर है, वो 5 से 10 भी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे 5 मान के चल रहे हैं ना, मिनिमम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। कई बुक है, राइटर है, वो 5 से 10 भी मान लेते हैं। कई बार एग्जाम में भी एवरेज 5 से 10 आ जाता है। तो अगर किसी फसल के अंदर, किसी प्लांट्स के अंदर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, सीपी लिख देता हूं मैं, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसका मतलब उसमें ज्यादा क्या हो रहा है, 5% तो क्रॉस हो रहा है, बाकी क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। 95% से ज्यादा, जो अगर 5 से 10 का भी स्टैंडर्ड रखे तो 90% से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। मेजॉरिटी किसकी है, सेल्फ पॉलिनेशन की, स्वपरागण की है। तो इस फसल को हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, एसपीसी बोल दिया मैंने। जिस फसल में सिर्फ 5% तक की क्रॉस पॉलिनेशन है, या फिर मैं बोल दूं 5 से 10% तक की क्रॉस पॉलिनेशन है, बाकी सारे का सारा सेल्फ पॉलिनेशन है, तो उसको अपने बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, यानी स्वपरागित फसल बोला जाएगा कैटेगरी के। अगर किसी फसल में 50% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, कुछ राइटर 30% भी मानते हैं, लेकिन अपने 50 लेके चलेंगे। तो देखो, अगर किसी फसल में या किसी पौधे में 50% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यानी पर परागण हो रहा है, तब इसमें मेजॉरिटी किसकी है, पर परागण की, इसका मतलब स्वपरागण तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिस फसल के अंदर, जिस पौधे में 50% से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यानी 50% से ज्यादा पर परागण हो रहा है, तब अपने उसको किस में रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर रखेंगे, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर रखेंगे। समझ में आ गई दोनों कैटेगरी। क्रॉस पॉलिनेशन में भी कुछ स्वपरागण होता है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं होती है। स्वपरागित जो फसलें हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन कम होता है, मेजॉरिटी सेल्फ पॉलिनेशन की होती है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अब बच गया 5 से 50 वाला। अब कौन सा बच गया, 5 से 50। कई राइटर के अकॉर्डिंग ये 30% तक की होता है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अपने 50 ही कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो, अगर 5 से 50 के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन, 5 से 50 के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, बाकी सारे का सारा क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। 5 से 50 के बीच में क्रॉस हो रहा है, बाकी सारे का सारा सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन भी अच्छा खासा हो रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन भी अच्छा खासा हो रहा है। इस फसल को हम बोल देंगे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोल देंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप बोल दिया जाता है। तो फसलों में परागण के आधार पर उनको 3 कैटेगरी में बांटा है। स्वपरागित फसलें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, जिनमें पर परागण 5% से कम होता है, कई बार 5 से 10 मान लिया जाता है, ठीक है। तो उन्हें स्वपरागित फसल बोलेंगे। जिनमें 50% से ज्यादा पर परागण हो रहा है, उनको क्रॉस पॉलिनेटेड यानी पर परागित फसलें बोलेंगे। जिनमें 5 से 50 के बीच में पर परागण हो रहा है, बाकी सब स्वपरागण हो रहा है, तो अपने उसको क्या बोल देंगे, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप बोल देंगे। ये हो गई सबसे पहले तो अपने इनकी सामान्य जानकारी। अब अपने बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन कौन से कारक है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो क्रॉस पॉलिनेशन को यानी पर परागण को फेवर करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, स्वपरागण की बात करें, तो स्वपरागण को मतलब फेवर करने वाले, स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है बाइसेक्सुअलिटी, जिसको अपने उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी बोल देते हैं। ये बात डिपेंड करती है प्लांट और फ्लावर्स पे। देखो, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर तो देखो मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्लोरिडेट, गायनोडायोसियस, एंडोडायोसिस, कई तरह का सेक्स एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, कई तरह की लैंगिकता देखने को मिलती है। मैं फूल की बात करता हूं। अगर किसी फ्लावर में फीमेल और मेल, फीमेल और मेल अगर दोनों ही प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है इनमें स्वपरागण होने के चांस है। इनमें से एक एब्सेंट होता तो पॉसिबिलिटी नहीं है स्वपरागण की, सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन दोनों प्रेजेंट है तो स्वपरागण की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज्यादा, सबसे जो मेन कारण है वो बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी तो होनी चाहिए स्वपरागण के लिए, जिसको हम उभयलिंगी बोल देते हैं फूल के केस में, या फिर द्विलिंगी भी बोल दिया जाता है। प्लांट का केस अलग हो जाता है। देखो, प्लांट में क्या होता है, अगर एक प्लांट पे मेल और फीमेल अगर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, यानी एक ही पौधे पर नर व मादा फूल अलग अलग जगह होते हैं। नर व मादा फूल बोल दिया, इसका मतलब वो फूल द्विलिंगी नहीं था, वो फूल एक लिंगी था ना, वो यूनिसेक्सुअल था फूल। तो ये जो केस है इसको हम क्या बोल देंगे, मोनोसियस प्लांट्स बोल देते हैं।
कुछ प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ या तो मेल फ्लावर्स होते हैं और या फिर फीमेल फ्लावर्स होते हैं। कहने का मतलब नर व मादा पुष्प भी क्या होते हैं, अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। इसको हम डायोसियस बोल देते हैं, एक लिंगी बोल देते हैं, इसको मोनोसियस बोल देते हैं, द्विलिंगी बोल देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, एक ही फूल पर मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हर्माफ्लोरिडेट बोल देते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फीमेल फ्लावर होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो इसको अपने गायनोडायोसिस बोल देते हैं। तो प्लांट्स के मामले में तो कई तरह का सेक्स एक्सप्रेशन है, वो अपने बात करेंगे। मैं सिर्फ अभी फ्लावर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस केस के अंदर, बाकी बाद में अगले में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये प्लांट का जो सेक्स एक्सप्रेशन है उसका। अगर फूल के अंदर नर व मादा दोनों उपस्थित है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, पिस्टिलेट और स्टिमिनेट दोनों ही प्रेजेंट है, तो यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही प्रेजेंट है, तो उसमें स्वपरागण होने के चांसेस है। अधिकांश पौधों में यही देखने को मिलता है। अगर ऐसा है और कोई सेक्सुअल उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो और कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये हो सकती है तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आती जाएगी बात। दूसरा है होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब होता है समकाल परिपक्वता। ये फीमेल है, ये इस फ्लावर का मेल है। अगर ये दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, एक साथ परिपक्व होंगे, तब हम इसे होमोगेमी बोलेंगे। अगर ये एक साथ परिपक्व होंगे तभी तो परागण हो पाएगा। अगर नर पहले परिपक्व हो गया, मादा बाद में हुई, तो नर जब तक परिपक्व होगा तब तक मादा क्या हो जाएगी, जब तक नर मान लो कि दोबारा बताता हूं, जैसे मान लो कि नर पहले परिपक्व हो गया और मादा बाद में परिपक्व होती है, जब तक मादा परिपक्व होगी तब तक नर का जीवन काल खत्म हो जाएगा या परागण इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ मादा पहले परिपक्व हो गई और नर बाद में हुआ, तो नर जब तक परिपक्व होगा तब तक मादा तो मुरझा जाएगी। तो दोनों एक समय परिपक्व होंगे, यानी होमोगेमी इनमें देखने को मिलेगी, तब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें जिनमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण के एग्जांपल ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगे उन सभी में लगभग आपको होमोगेमी देखने को मिलेगी, समकाल परिपक्वता देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी क्या होता है? क्लस्टोगेमी में क्या होता है, फ्लावर कभी ओपन होता ही नहीं है। जब फ्लावर ओपन होगा ही नहीं तो पॉलिनेशन तो अंदर ही अंदर हो जाएगा। देखो, जब फ्लावर ओपन नहीं होगा, मान लो ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है, और इसको फ्लावर ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। बाहर से परागण आने के चांसेस तो है ही नहीं, क्योंकि फूल तो खिला ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पॉलिनेशन भी हो जाता है, फूल खिलता ही नहीं है, जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता है और पॉलिनेशन उसके अंदर ही हो जाता है, तो उसको अपने बोलते हैं क्लस्टोगेमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। क्लस्टोगेमी आपको जई की कुछ जातियों में देखने को मिलेगी, जौ की कुछ जातियों में देखने को मिलेगी, गेहूं की कुछ जातियों में देखने को मिलेगी, कुछ घासों में देखने को मिलती है, और कुछ जो टमाटर की जाती है, टमाटर में तो अधिकांश में क्लस्टोगेमी आपको देखने को मिलती है। ये क्लस्टोगेमी के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जांपल अच्छे ढंग से याद करने हैं। नेक्स्ट अगला जो कारक जो स्वपरागण को फेवर करता है वो है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी क्या होता है? देखो, चेस्मोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन के बाद फूल ओपन होता है। फूल बंद था, फ्लावर बंद था, तब उसमें क्या हो गया, परागण हो गया। परागण होने के बाद खुलेगा, उसके बाद इधर उधर से परागण चाहिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परागण तो हो चुका है, निषेचन तो हो चुका है। तो आफ्टर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन बोल दूं मैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्लावर एंथेसिस होती है, फ्लावर ओपनिंग होती है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, चेस्मोगेमी। क्लस्टोगेमी में तो फूल कभी खिलता ही नहीं है। चेस्मोगेमी में फूल खिलता तो है लेकिन पॉलिनेशन के बाद खिलता है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, जो कि कुछ जातियों में, गेहूं की कुछ जातियों में, और कुछ अन्य अनाज वाली फसलों के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें। अब देखो, और भी कुछ ऐसे फैक्टर है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे आपका एग्जांपल टमाटर और बैंगन की, तो टमाटर और बैंगन के अंदर क्या होता है, जो पोलन और स्टिग्मा होते हैं बिल्कुल पास पास में होते हैं। पोलन और स्टिग्मा, टमाटर और बैंगन की बात कर रहा हूं, इनमें पोलन बिल्कुल पास पास में होंगे। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही पोलन बोले तो पोलन मतलब एंथर की बात कर रहा हूं, परागकोश की, परागकोश और स्टिग्मा बिल्कुल पास पास होते हैं। जैसे ही परागकोश फटेगा, उससे परागकण निकलेंगे, तो 100% वर्तिका कर पर गिरेंगे ही गिरेंगे, तो अपने इसको क्या बोल देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोल देंगे। तो ऐसी भी स्थितियां होती है जो क्या करती है, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करती है। कुछ फसलें जिनके मैं बात करूं, जैसे कुछ फसलें हैं अपने, मटर है,
बीन है, सोयाबीन है, मटर बीन, बीन बोले तो सेम, सोयाबीन है, कुछ और भी पल्सेज है, उनके अंदर क्या होता है, जो पेटल्स होते हैं वो इस तरह से फूल, मतलब फूल के जो पंखुड़ियां जो होती है वो इस तरह से कवर होती है कि बाहर से परागकण आकर गिरने के चांसेस ही नहीं है। ये अंदर मान लो वर्तिकाग्र है, ये इस तरह से कवर करके रखती है इसको कि बाहर के परागकण आने के इस पर चांसेस भी नहीं है। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, मटर में देखने को मिलता है, सोयाबीन में देखने को मिलता है, बहुत सारी सेम फलियां हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तो परागकण इस पे गिरने के चांसेस कम बनते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, स्वपरागण होगा। जैसे मैंने बताया आपको बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लस्टोगेमी, चेस्नोगेमी, उसके अलावा जैसे मैंने बताया बैंगन और टमाटर के अंदर परागकोश और वर्तिका बहुत नजदीक है। उसके अलावा जैसे कुछ फसलें हैं जैसे मटर है, सोयाबीन है, सेम फलियां हैं, उनके अंदर पेटल इस तरह से ऊपर आए हुए होते हैं कि दूसरे परागकणों को इस पर गिरने ही नहीं देते, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, स्वपरागण की होगी। तो ये भी किसको प्रेरित करने वाला है, स्वपरागण को ही प्रेरित करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और इनकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और उसके अलावा जैसे कुछ जातियों में ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे जितनी पोलन की ऊंचाई होती है, मतलब पोलन ग्रेन क्या, एंथर की जितनी ऊंचाई होती है, परागकोश की जितनी ऊंचाई होती है, उतनी स्टिग्मा की ऊंचाई बिल्कुल पास में पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। अब बात आती है, देखो एग्जाम्पल हटा देता हूं मैं, अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो संतति होगी वो कैसी होगी, होमोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी, उसमें समरूपता देखने को मिलेगी। अगर सेल्फ पॉलिनेशन होता है यानी एक ही जाति के पौधों में या एक ही पौधे में परागण हो रहा है, एक ही पौधे के अंदर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, एक तरह से सेल्फिंग हो रही है, कोई दूसरे पौधे के परागकण या दूसरी जाति के परागकण तो उस पर आकर गिर ही नहीं रहे, दूसरी जाति के या दूसरी किस्म के जब परागकण आकर गिरेंगे उस पे तब उसके पास भिन्न लक्षण आएंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, उसी किस्म के जो है या उसी पौधे के परागकण उस पर गिर रहे हैं, यानी सेम ही लक्षण बार बार आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, समरूपता देखने को मिलती है, होमोजाइगोसिटी देखने को मिलती है, लक्षण शुद्ध रूप से रहने के इसमें चांसेस बनते हैं। लेकिन अपने जेनेटिक्स में आगे पढ़ेंगे, अगर इनब्रीडिंग होता है, इनब्रीडिंग का मतलब होता है भी जैसे पीछे की जो 4 से 6 संततियां हैं, अगर उनके जनक एक ही होते हैं, ये पौधा है, इसमें से इसके कोई सी भी पिछली 4 से 6 पीढ़ियों के अगर कोई भी एक जनक सेम ही है, इस पौधे की पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में कोई जनक है वो सेम ही है, और इनके बीच में अगर क्रॉस हो जाता है, दोबारा बताता हूं मैं इनब्रीडिंग क्या होता है। जैसे मान लो पौधा ए है और पौधा बी है, ए और बी की 4 से 6 जो ऊपर की संततियां, बाप यानी पिता, दादा, परदादा है ना, उसके ऊपर वाला दादा, तो ये जो मतलब 4 से 6 पीढ़ियां हैं, इनमें से कोई जनक इन दोनों का एक ही था, यानी दोनों का परदादा या उससे भी जो मतलब ग्रैंडफादर था, तो मतलब वो एक ही है, और इनके बीच क्रॉस हो जाए, यानी कहीं ना कहीं इनका जनक एक था। अगर कोई सा भी एक भी जनक एक था, दोनों का, हो सकता है पिता एक था, हो सकता है माता एक थी, तो अगर ऐसा है पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में और इनके बीच क्रॉस हो रहा है तो इनब्रीडिंग बोलेंगे इसको, यानी अंतःप्रजनन बोलेंगे। यानी पिछली 4 से 6 पीढ़ियों में अगर इनके जनक का कोई संबंध पाया जाता है और इनके बीच अगर क्रॉस करवा दिया जाता है तो इसको इनब्रीडिंग बोलते हैं। अगर हम जिन दो पौधों के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, परागण हो रहा है या क्रॉस हो रहा है, उनकी 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई संबंध नहीं है, तो हम उसको आउटब्रीडिंग बोल देते हैं, यानी बाह्य प्रजनन बोल देते हैं। तो स्वपरागण में तो एक ही पौधे से क्या हो रहा है, परागण हो रहा है बार बार, यानी उनका जनक एक ही है, और एक ही जनक की संततियों में अगर क्रॉस होता है तो जाहिर सी बात है उनकी जो संतान उत्पन्न होती है, यानी उनसे जो F1 जनरेशन मिलती है, उनसे जो संतति मिलती है, वो लक्षणों के अंदर इंफीरियर हो सकती है, यानी निम्न गुणवत्ता की हो सकती है, उसको इनब्रीडिंग डिपर्शन बोलते हैं, अंतःप्रजनन ह्रास बोलते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन से अंतःप्रजनन ह्रास देखने को मिल सकता है। देखो दोबारा बताता हूं, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण का जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, यानी अनुवांशिक परिणाम क्या होता है। होमोजाइगोसिटी यानी समरूपता देखने को मिलती है, लक्षण शुद्ध रूप से देखने को मिलते हैं, ये तो है अच्छी बात।
लेकिन यहाँ पे पूरा इफेक्ट क्या आ सकता है, इनब्रीडिंग डिपर्सन देखने को मिल सकता है, अंतः प्रजनन ह्रास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये अपना सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट अपने बात करेंगे, एग्जांपल की भी बात करेंगे। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी है, क्रॉस पॉलिनेटेड कौन कौन सी है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड कौन कौन सी है। अभी हम बात कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करने वाले फैक्टर कौन से हैं और इनका जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंस कौन का है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं और इनका आनुवांशिक परिणाम क्या है या जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन, अभी आपको बताया था, अगर एक पौधे के फूल के परागकण दूसरे पौधे के फूल की वर्तिका अगर पर गिरते हैं, यानी किसी प्लांट्स के फ्लावर के जो पोलन है वो किसी अदर प्लांट्स के फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरते हैं, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसके लिए अपने को वेक्टर की जरूरत होती है, जिसके लिए हम बात कर ही चुके हैं। लेकिन फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, यानी पर परागण को बढ़ावा देते हैं। तो मैं बात करूं सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है, कोई फ्लावर है उसके अंदर मेल या फीमेल में से एक ही प्रेजेंट है, या तो वो फीमेल फ्लावर है या फिर मेल फ्लावर है। जब इसमें मेल अकेला है या फीमेल अकेला है तो फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा, पॉलिनेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा जिसके अंदर यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करें यूनिसेक्सुअलिटी के प्रकार। यूनिसेक्सुअलिटी तो समझ गए ना, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही लिंग उपस्थित होता है, उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर किसी फूल में नर व मादा में से एक ही प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो उसको अपने बोल देंगे यूनिसेक्सुअलिटी या डिक्लिनी बोल देंगे। अब देखो इसमें क्या है, दो प्रकार देखने को मिलते हैं, एक मोनोसी और दूसरे डायोसी। मोनोसियस या डायोसियस भी बोल सकते हैं। मोनोसी बोले तो द्विलिंगी बोल दिया जाता है। यह प्लांट के संदर्भ में बात है, ऐसा कोई पौधा जिस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर है लेकिन अलग अलग लोकेशन पे। एक फूल में मेल और फीमेल नहीं है दोनों, अगर एक ही फूल के अंदर होते, एक ही फ्लावर में होते, तब तो हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते, ये तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो अगर कोई पौधा जिसमें नर व मादा दोनों अलग अलग लोकेशन पर स्थित है, तो अपने उसको बोलेंगे मोनोसियस। अब इस नर को इस मादा तक, यानी ये जो फ्लावर है इसके पोलन है, इसको फीमेल तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो जरूरी थोड़ी है इसी प्लांट्स के फीमेल फ्लावर पे गिरेगा, दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पर भी गिर सकता है। तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा यहां पर। तो ये है मोनोसी या द्विलिंगी, या इसको अपने बोल देते हैं मोनोसियस बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है मक्का। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। मक्का, आंवला, चोलाई, चोलाई बोले तो एमरेंथस है ना, मक्का बोले तो मेज। कसावा, कसावा को टेपोइका बोल देते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियां यानी कुकर बीट्स। अखरोट यानी अपने बोल देंगे वॉलनट। पिस्ता यानी पेकन नट। और नारियल, ध्यान रखना नारियल की जो बोनी किस्में होती है, ड्वार्फ जो वेराइटीज होती है उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जो टॉल वेराइटी होती है उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये टॉल वेराइटी है, यहाँ पे लंबी किस्में हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है डायोसी। डायोसी को अपने हिंदी में बोल देते हैं एक लिंगी बोल देते हैं। डायोसी को अपने क्या बोल देते हैं, एक लिंगी बोल दिया जाता है। देखो डायोसी क्या है, अगर नर व मादा पुष्प है ये अलग अलग पौधे पर, नर व मादा पुष्प का मेल और फीमेल फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे होना, नर व मादा पुष्प का अलग अलग पौधे पर होना क्या कहलाता है, डायोसियस यानी एक लिंगी कहलाता है। हम ये कह सकते हैं एक पौधे पर एक ही सेक्स के फ्लावर उपस्थित होते हैं, या तो नर के उपस्थित होते हैं या मादा के उपस्थित होते हैं, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं या एक लिंगी बोल देते हैं। जाहिर सी बात है ये मेल है जो है, इसके जो फूल है वो दूसरे पौधे में जाएंगे, फीमेल जो प्लांट्स होगा, तो इसको हम मेल प्लांट और फीमेल प्लांट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मेल फ्लावर है उसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो इसको अपने क्या बोल देते हैं, डायोसियस या फिर एक लिंगी या डायोसी बोल देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है हैम यानी सनई, उसके अलावा पपाया यानी पपीता, उसके अलावा डेट पाम बोले तो खजूर, उसके अलावा सलजम, सलजम बोले तो टर्निप, इसके अलावा एग्जाम्पल है अपना पालक है, उसके अलावा चुकंदर है, और चुकंदर के अलावा मैं बात करूं तो एस्पेरेगस जिसको आप स्तावरी बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको एक लिंगी स्वभाव या डायोसिस देखने को मिलता है। तो ये कुछ मतलब यूनिसेक्सुअलिटी के दो प्रकार थे, यानी द्विलिंगी और एक लिंगी, यानी मोनोसियस और डायोसियस, उनके एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ना, जिसका महत्व एग्जाम में बहुत ज्यादा और बहुत बार पूछा जाता है। कुकर बीट्स यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों को हमने किस में रखा था, मोनोसियस के अंदर रखा था, यानी द्विलिंगी के अंदर रखा था।
तो सभी कुकुरबिट्स है वो मोनोसियस है यानी द्विलिंगी है। लेकिन परवल, याद रखना, परवल पॉइंटेड गार्ड जिसको बोलते हैं, एविगार्ड और काकरोल। पॉइंटेड गार्ड यानी परवल, उसके अलावा एविगार्ड और काकरोल, ये तीन ऐसे कुकुरबिट्स हैं जो डायोसियस नेचर के हैं, मोनोसियस नहीं है, वो डायोसियस नेचर के हैं। परवल, एविगार्ड और काकरोल ये डायोसियस नेचर के हैं। बाकी सारे के सारे कुकुरबिट्स हमने किस में लिखे हैं? द्विलिंगी नेचर के लिखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले फैक्टर। सबसे पहला था यूनिसेक्सुअलिटी यानी फूल के अंदर एक ही लिंग का उपस्थित होना। दूसरा है डाइकोगेमी, हमने यहां पढ़ा था होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या था? समकाल परिपक्वता। जो मादा भाग है और नर भाग है, स्टिमिनेट है और पिस्टिनेट है, उसका एक ही समय में परिपक्व होना समकाल परिपक्वता है, होमोगेमी है। और जब बात आ जाए डाइकोगेमी यानी भिन्न काल परिपक्वता यानी अलग अलग समय के अंदर परिपक्व होना। तो अब देखो, हम पीछे बात कर रहे थे, ये फ्लावर है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन दोनों परिपक्व एक समय नहीं होते हैं। अगर नर पहले परिपक्व होता है तो इसको पूर्वता या फिर हम इसको बोल देते हैं प्रोटो एंड्री बोल देते हैं। नर पहले परिपक्व हुआ और मादा बाद में परिपक्व हुई। जब तक मादा परिपक्व हुई तब तक प्राकण इधर उधर तितर बितर हो गई या इनका जीवन काल खत्म हो गया। तो इसमें स्वपरागण नहीं होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर फीमेल की बजाय मेल पहले परिपक्व हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रोटो एंड्री या पूर्वता बोलेंगे। इसके जो एग्जाम्पल है वो है मेरीगोल्ड यानी गेंदा, मेज यानी मक्का, उसके अलावा कपास यानी कॉटन, उसके अलावा कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, और उसके अलावा वॉलनट बोले तो अखरोट। ये एग्जांपल है प्रोटो एंड्री के। नेक्स्ट, अगर मादा पहले परिपक्व होती है और नर बाद में परिपक्व होता है, जब तक नर परिपक्व होगा, नर मैच्योर होगा, मेल मैच्योर होगा, तब तक फीमेल है वो विल्टिंग कंडीशन में चली जाएगी, मुरझा जाएगी। तो स्वपरागण तो पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर फीमेल पहले परिपक्व होती है तो इसको स्त्री पूर्वता बोल देते हैं। इसको हम स्त्री, नर पहले परिपक्व हो रहा तो पूर्वता या प्रोटो एंट्री। अगर फीमेल भाग पहले मैच्योर हो रहा है तो हम इसको स्त्री पूर्वता या फिर प्रोटोगाइनी बोल दिया जाता है। ये प्रोटोगाइनी हो गया। प्रोटोगाइनी के एग्जांपल है मिलेट यानी बाजरा, स्पोटा यानी चिकू, पोमग्रेनेट यानी अनार, और उसके अलावा फिग यानी अंजीर, और बनाना यानी केला। ये एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या है? अगर देखो पुंकेसर और वर्तिकागर की हाइट अगर बराबर है, यानी एंथर और वर्तिकागर की हाइट लगभग बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे होमोस्टाइली या समवर्तिकागर, ऊंचाई बराबर है। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता है, जो स्टाइली होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। ठीक है, स्टाइली लंबी है, ये लॉन्ग स्टाइली देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो स्टाइल है वो बहुत ही छोटी है और पोलन है वो काफी लंबे है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। अगर ये कंडीशन है कि स्टाइल है वो लंबी है, तब अपने इसको पिन टाइप फ्लावर बोल देते हैं। और अगर हमें देखने को मिलता है स्टाइल छोटी है, तो अब हम इसको क्या बोल देंगे? थ्रम टाइप फ्लावर बोल देते हैं। तो अब इनकी ऊंचाई असमान है तो परागकण इन पर गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसको अपने बोल देते हैं विषमवर्ती कागर या फिर हेट्रोस्टाइली। और जब हेट्रोस्टाइली होती है, हेट्रोस्टाइली के केस में स्वपरागण नहीं होता, पर परागण के ही चांसेस होता है। ऐसा देखने को मिलता है लिनसीड यानी अलसी के अंदर और ब्रिंजल यानी बैंगन के अंदर। ध्यान रखना, विषमवर्ती कागर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है बैंगन यानी ब्रिंजल। जनरली 4 तरह की वर्ती कागर हो सकती है। किस आधार पर? उसकी ऊंचाई के आधार पर वो चारों तरह की किस्में उपस्थित होती है। वो उपस्थित होती है अपने ब्रिंजल के अंदर। ये है मिड स्टाइली। मिड स्टाइली का मतलब होता है लगभग स्त्री केसर और पुंकेसर की हाइट बराबर है। दूसरी कंडीशन होती है लॉन्ग स्टाइली। इसमें पुंकेसर की हाइट कम होती है और वर्तिकागर की हाइट ज्यादा होती है। ये लॉन्ग स्टाइली है। तीसरा जो केस है वो हो सकता है शॉर्ट स्टाइली। वर्तिकागर काफी छोटी है और जो मतलब पुंकेसर है वो लंबे हैं। चौथी कंडीशन हो सकती है वर्तिकागर बिल्कुल न के बराबर है और पुंकेसर अपनी हाइट पे है ही। इसको अपने झूठी वर्तिकागर या सूडो स्टाइली या आभासी वर्तिकागर बोलते हैं। ये 4 तरह की वर्तिकागर है।
ये तो नॉर्मल है, ये पिन टाइप है और ये दोनों थ्रम टाइप है। ये चारों तरह की वर्ती कागर अगर किसी में प्रेजेंट है तो वो ब्रिंजल है। तो विषम वर्ती कागर का यानी हेट्रोस्टाइली का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वो कौन सा है? ब्रिंजल है। आगे अपने सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी की बात करेंगे, वहां पर भी इसका डिस्कस करेंगे, वहां पूरी तरह से कंप्लीटली इसका डिस्कस करेंगे। तो जिनमें विषमवर्ती कागर है उसमें भी परपरागण देखने को मिलता है। एग्जाम्पल है विषमवर्ती कागर के, मैंने आपको बता दिया, अलसी है और उसके अलावा बैंगन है। हरकोगेमी, हरकोगेमी देखने को मिलता है रुई यानी क्लियोट्रोपिक्स गिगनाटा के अंदर देखने को मिलता है। हरकोगेमी क्या होता है? जैसे मान लो कि ये फ्लावर्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये जनरली अपने वर्ती कागर है और ये पुंकेचर है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती है, उनका ऐसे कोई फिजिकल बैरियर आ जाएगा, वो बीच में आ जाएगी पंखुड़ियां कैसे करके, जिससे इसके परागण इस पर गिर नहीं पाएंगे। इस पर नहीं गिर पाएंगे तो स्वपरागण कैसे हो पाएगा? तो हरकोगेमी क्या है, जो पंखुड़ियां पेटल्स होते हैं उनका फिजिकल जो बैरियर होता है जिसकी वजह से स्वपरागण नहीं हो पाता है, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं? हरकोगेमी। तो हरकोगेमी के केस में ही क्रॉस पोलिनेशन होगा ही होगा। उसके अलावा मैं बात करूं जैसे अल्फा अल्फा रिजका की मैं बात करूं, तो रिजका होता है, उसकी जो स्टिग्मा होती है उस पर वैक्सी लेयर होती है, उस वैक्सी लेयर को उसके फूल के परागण नहीं भेद पाते हैं, जिसकी वजह से स्वपरागण नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ परपरागण देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन भी जनरली देखने को मिलती है। उसके अलावा कुछ जेनेटिकल कारण भी होते हैं जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो अपना हो ही गया था, तो ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। ये कारण कौन कौन से हैं? जैसे सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी, पूरे का पूरा टॉपिक है आगे अपने। यहां पे एक मैं नॉर्मल बात बता देता हूं इसकी, जिससे आपको बस थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बाकी पूरा टॉपिक होगा ये। सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी क्या होती है? ये पौधा है, इसमें जो फूल है वो बाइसेक्सुअल है, नर मादा दोनों उपस्थित है, एक ही समय परिपक्व होते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई इसका जीनोटाइप का रीजन है, जेनेटिकली ऐसा रीजन है कि इसके जो परागण है वो इसकी वर्ती कागर को निषेचित, इसकी वर्ती कागर पर जाने के बाद एक्सेप्ट नहीं होते, यानी इनके बीच निषेचन नहीं होता। सारी कंडीशन नॉर्मल है, फिर भी परागण जो है यानी जो पोलन है यानी जो नर युग्मक है वो इसी की मादा के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे जीनोटाइप का कारण है, जीन प्रारूप का कारण है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी। जब खुद के फूल के साथ या उसी पौधे के दूसरे फूल के साथ निषेचन नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है ये किसी दूसरे उसी जाति की दूसरी किस्म के परागणों से निषेचित होगा और ये किसी दूसरे को निषेचित करेगा, तो जाहिर सी बात है कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। उसके अलावा एक और भी रीजन होता है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी या फिर अपने जिसको क्या बोल देते हैं? नरबंध्यता बोल देते हैं। देखो नरबंध्यता का मतलब होता है नॉन फंक्शनल पोलन, यानी जो नर है वो निषेचन के योग्य नहीं होते हैं, तो उसको अपने नरबंध्यता बोलते हैं। मान लो ये पौधा है, इसका ये फूल है, इसके नर निषेचन के योग्य ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है दूसरे पौधे के फूल के परागण आकर इसको निषेचित करेंगे, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो देखो मेल स्टेरिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देती है, सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। ये दोनों ही टॉपिक अपने आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा एग्जांपल पे डिस्कस नहीं किया। जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू वगैरह है, इसमें सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है सेब की कुछ जातियों में। और उसके अलावा मैं बात करूं आड़ू है, उसके अंदर मेल स्टेरिलिटी यानी नरबंध्यता आपको देखने को मिलती है। एग्रोनॉमी में बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अलग अलग तरह की सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी होती है, स्पेरोफाइटिक या गैमेटोफाइटिक। तो जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी और मेल स्टेरिलिटी भी किसको लीड करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन को लीड करते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने वाले कुछ फैक्टर हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूं जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। जेनेटिकली कॉन्सिक्वेंस देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल बताए थे वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस यानी अनुवांशिक परिणाम क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का अनुवांशिक परिणाम क्या था? समरूपता आती है, लक्षण शुद्ध रूप से रहते हैं। नुकसान ये था कि इनब्रीडिंग डिपर्सन देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, अलग अलग किस्मों के अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस होता जा रहा है ऑटोमेटिकली, है ना।
तो जाहिर सी बात है लक्षण शुद्ध रूप से नहीं रहेंगे। हेट्रोजाइगोसिटी देखने को मिलेगी, विषमता देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ये जेनेटिकल कॉन्सिक्वेंस है। विभिन्नता देखने को मिलेगी तो अच्छी बात है, नई जातियों के विकास की पॉसिबिलिटी है, नए गुण वाले पौधे निकल के सामने आने वाले हैं। उसके अलावा इससे इससे विगर्सनेस भी देखने को मिलेगी। विगर्सनेस का मतलब क्या होता है, जब आउटब्रीडिंग होती है, ये ए पौधा है और ये कोई दूसरा पौधा है, मान लो जड़, ये आउटब्रीडिंग है, इनके जनक के बीच में कोई संबंध नहीं था पिछले 4 से 6, तो यहां से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें अच्छे लक्षण होंगे, सुपीरियर लक्षण होंगे, तो यहां विगर्सनेस देखने को मिलेगी, यानी यहां पे सुपीरियरिटी देखने को मिलती है। ये क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे हैं। नुकसान इसका यह है कि इसमें शुद्ध लक्षणों का ह्रास हो जाता है, लक्षणों को शुद्ध रूप से आप नहीं बना के रख सकते, ये क्रॉस पॉलिनेशन का लॉस है। तीसरा, आपने जो पॉलिनेशन का टाइप था वो कौन सा था, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, बहुधा परपरागण था। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन या बहुधा परपरागण, देखो इसमें दोनों ही कंडीशनें लागू होती है। नॉर्मल फ्लावर्स होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, तो उसको अपने क्या बोल लेते हैं, बहुधा परपरागित। कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि बहुधा परपरागित को फेवर करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल है, इसलिए उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी चल रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन भी चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी कैटेगरी अपनी ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यहाँ पे अपने बात की कि पॉलिनेशन का कितने प्रकार के होते हैं, मतलब जो क्रॉप्स है उसको पॉलिनेशन के हिसाब से हमने डिवाइड किया, उनका क्राइटेरिया क्या है, और पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, उसको फेवर करने वाले फैक्टर कौन से हैं और उनका आनुवंशिक परिणाम क्या है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल कौन से हैं। अब अपनी बात करें फसलों के एग्जाम्पल की, तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी स्वपरागित फसलें हैं राइस यानी चावल, व्हीट यानी गेहूं, बार्ले यानी जौ, ओट यानी जई, चिकपी यानी चना, पी यानी मटर, काउपी यानी चावला, लेंटिन यानी मसूर, ग्रीन ग्राम यानी चना, ब्लैक ग्राम यानी उड़द, उसके अलावा सोयाबीन, उसके अलावा कॉमन बीन जो सैंपली होती है, उसके अलावा मोठ, उसके अलावा लिनसीड यानी अलसी। उसके अलावा अपनी बात करें लिनसीड की कुछ किस्मों में क्रॉस पॉलिनेशन भी पाया जाता है, तो अपने इसको क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में रखना ज्यादा उचित होगा लिनसीड। नेक्स्ट है सेसम यानी तिल, उसके अलावा केसरी, उसके अलावा सनहैम यानी सनई, उसके अलावा टोमेटो यानी टमाटर, पीनट यानी मूंगफली और आलू, इनमें स्वपरागण देखने को मिलता है। क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल की बात करें परपरागित फसलों की, तो कोरन यानी मक्का, मिलेट यानी बाजरा, राई, उसके अलावा अल्फा अल्फा यानी रिजका, उसके अलावा रेडिस यानी मूली, कैबेज यानी पत्ता गोभी, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, शुगर बीट, चुकंदर, केस्टन यानी अरंडी, रेड क्लावर, उसके अलावा व्हाइट क्लावर, उसके अलावा सेफ्लावर यानी कुसुम, स्पिनच यानी विलायती पालक, अनियन यानी प्याज, गार्लिक लहसुन, टर्निप सलजम, उसके अलावा स्क्वेस यानी कद्दू वर्गीय की बात कर रहे हैं अपने, मस्क मेलन, खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज, लगभग सारी कुकर बीट्स है वो सारी की सारी क्रॉस पॉलिनेटेड है। कुकुम्बर यानी खीरा, पंपकिन, कद्दू, उसके अलावा नेब, उसके अलावा ऑयल पाम बोले तो तेल का ताड़, उसके अलावा कैरेट यानी गाजर, कोकोनट यानी नारियल, नारियल की सिर्फ लंबी किस्में, बौनी किस्मों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। पपाया यानी पपीता, शुगर केन यानी गन्ना, कॉफी, उसके अलावा कोकोआ यानी कहवा, टी चाय, उसके अलावा एप्पल यानी सेब, उसके अलावा पियर नाशपाती, उसके अलावा पीच, पीच बोले तो आड़ू, उसके अलावा चेरी, उसके अलावा ग्रेप्स यानी अंगूर, उसके अलावा आलमंड बादाम, स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा पाइनएप्पल यानी अनानास, बनाना यानी केला, कैशोनट यानी काजू, उसके अलावा इरिस, उसके अलावा कसावा जिसको अपने टेपोइका भी बोल देते हैं, टारो यानी अरबी, उसके अलावा रबर, सारी की सारी गोभी वर्गीय सब्जियां, गोभी वर्गीय सब्जियों फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी है ना, ब्रोकली, स्प्राउट ब्रोकली, ब्रूसलस स्प्राउट, उसके अलावा जैसे सरसों है या सरसों वर्गीय, सरसों और राई जितनी भी आती है सरसों वर्गीय, तारा मीरा, ये सब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है। जो मैंने बाद में एग्जाम्पल बोले वो इसमें नहीं लिखे हुए, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, बहुधा परपरागित फसलों के एग्जाम्पल, सोरगम यानी ज्वार, कॉटन यानी कपास, ट्रिटिकल, उसके अलावा पिजन पी यानी अरहर, उसके अलावा टोबैको बोले तो तंबाकू, उसके अलावा चिल्ली यानी मिर्च, उसके अलावा ब्रिंजल बैंगन और उसके अलावा ओकरा। एग्जाम में ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए।
तो ये पॉलिनेशन का जो टॉपिक है अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।